आज हम अपना जो ज्योग्राफी की हमने सीरीज चलाई है, आज इसकी वो थर्ड चैप्टर की सेकंड वीडियो है और आज हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए ही अपने तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो ज्योग्राफी का हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा है वो है जनसंख्या संगठन। अब यहाँ हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इसको किस प्रकार लिंग अनुपात की संरचना को दर्शाया जाता है। कुछ और भी चीजें थी जैसे जनसंख्या पिरामिड वगैरह की आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी किए ही अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो आयु लिंग पिरामिड है वो क्या दर्शाता है। वो दर्शाता है स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को। ठीक है, जनसंख्या की आयु संरचना किसको दिखाती है, क्या दर्शाती है? आयु लिंग पिरामिड दर्शाती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है पहला विस्तारित होती जनसंख्या, यानी कि फैलाव जिस जनसंख्या का हो रहा है। सपोज करो यहाँ से 0 से 2 वर्ष के बच्चों ने इतनों ने जन्म लिया, फिर जन्म दर एक तरह से इधर से घटती चली जाती है और जब बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो इसका मतलब हो गई ये विस्तारित आकार वाला पिरामिड हो गया। इसको क्या कहेंगे? विस्तारित पिरामिड वाला आकार वाला क्या है? ये पिरामिड है, जनसंख्या का लिंग अनुपात है। यानी कि इस साइड जो है वो क्या है? स्त्रियों की संख्या है और इस साइड क्या है? पुरुषों की संख्या है। तो इसी को कहेंगे हम विस्तारित होता पिरामिड। अब इसमें क्या होता है? इसमें जन्म दर अधिक होती है। देखो यहाँ पर जन्म अधिक हो रहे हैं, ठीक है, और निम्न आयु संरचना की मात्रा क्या है? वो कम हो रही है। जब आयु संरचना है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जो जन्म दर है वो अधिक होती है, यानी मृत्यु दर अधिक हो जाती है यहाँ। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल की बात करें तो बांग्लादेश, नाइजीरिया और मैक्सिको इसके उदाहरण रहेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं हम सेकंड की, स्त्री जनसंख्या वाला लिंग अनुपात, लिंग पिरामिड, आयु संरचना जिसकी है, ठीक है, ये कैसी हो? स्थिर, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो? बराबर हो, उसको कहेंगे स्थिर जनसंख्या पिरामिड। यहाँ ये जो पिरामिड होता है वो एक तरह से घंटी के आकार का होता है, इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है, यानी कि जो शीर्ष वो क्या है? शून्याकार होता है और जो आधार होता है वो संरचना होती है वो कैसी होती है? घंटी के आकार की होती है। जन्म दर और मृत्यु दर जिसमें बराबर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का लिंग पिरामिड क्या है? इसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का लिंग अनुपात जो पिरामिड है वो क्या है? एक तरह से घंटी के आकार का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो लिंग जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो वो कैसा है? स्थिर जनसंख्या वाला है। इसी प्रकार हार्समान की जनसंख्या, इसका मतलब क्या है? जिसका शीर्ष कैसा है? शून्याकार है और जिसमें क्या है? हार्स का मतलब होता है एक तरह से कमी आना, निम्न होना। तो जिसमें निम्न जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाती हैं वो कैसा कहलाता है? हार्समान जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। जिसका आधार संकीर्ण यानी तंग यानी भीड़ा होता है। जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक यानी कि न के बराबर होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जापान का पिरामिड इसी का उदाहरण है। तो बात कर ली हमने 3 तरह के पिरामिडों की। विस्तृत पिरामिड जिसमें जनसंख्या का फैलाव अधिक होता है, यानी जनसंख्या अधिक होती है, जन्म दर अधिक होते हैं और जो जनसंख्या है उसका वो निम्न दर की होती है। इसी प्रकार बात करें स्थिर जनसंख्या, घंटी के आकार की संरचना होती है, पिरामिड का आकार होता है, जिसमें क्या होती है? जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है, वो हो गया स्थिर। अब हार्समान का इसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्समान यानी कि जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो वो हार्समान जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। इसी प्रकार हमारे ये कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है मानवीय, जो मानवीय क्रियाएं हैं वो शामिल है। इसको व्यापारिक क्रियाएं भी कहते हैं। मानवीय क्रिया को हम 4 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जैसे प्राथमिक सेक्टर, सेकंड, ऐसे थर्ड और फोर्थ सेक्टर। ठीक है, अब देख लीजिए जो फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषि करना, पशु पालना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें
तो इसमें इन्हीं के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लकड़ी काटना, पहले लकड़ी काटेंगे तो बाद में क्या कर देंगे, उसका फर्नीचर बना देंगे। इसी प्रकार पशु पालेंगे तो बाद में अगली क्रिया में उसको क्या करेंगे, डेयरी उद्योग कर लेंगे। मछली पकड़ना, अगली क्रिया में जो सेकंड क्रिया आएगी उसमें क्या करेंगे, मछली का व्यापार करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार कारखाने लगाना, जो कच्चा माल है उसको विनिर्माण कर देना, दोबारा से उस चीज को किसी दूसरे रूप में ढाल देना ही सेकंड क्रिया होती है। इसी प्रकार थर्ड सेक्टर की हम बात करें तो इसमें परिवहन, व्यापार, संचार साधन, बैंक इत्यादि आते हैं। इसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहते हैं इसको इम्पोर्टेंट, यानी ये एक सेक्टर क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। इसी को कहा जाता है टर्सरी जो क्रियाएं हैं वो भी कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें फोर्थ सेक्टर की तो शिक्षा, अनुसंधान, जहां कोई भी रिसर्च वगैरह होते हैं, प्रबंधन और सुरक्षा आते हैं फोर्थ सेक्टर में। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये मानवीय क्रियाएं भी समझ में आ गया है। इसी प्रकार होता है साक्षरता यानी लिटरेसी, साक्षर। अब हम साक्षर किसको कहेंगे भाई, कोई भी वह व्यक्ति जो रोजमर्रा के जीवन के सरल और साधारण वाक्य को समझ सके, उसको लिख सके, उसको पढ़ सके, वो साक्षर है। ठीक है। अगर बात करें भारत की तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बार पूछा भी गया है। ठीक है। अब साक्षरता किसका सूचक है, अगर किसी देश में साक्षरता अधिक है तो इसका मतलब क्या है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का क्या करता है, सूचक होता है, यानी कि उसके विकास को दर्शाता है। अगर लोग साक्षर हैं तो कैसे वो सामाजिक और आर्थिक विकास उनका बहुत अच्छे से हो रहा है। इसी प्रकार भारत में साक्षरता दर 0 से 7 वर्ष के, जब 7 वर्ष से अधिक जो आयु संरचना के जो जनसंख्या है उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ और लिख सकता है। यानी कि अगर भारत में हम बात करें तो 7 वर्ष से जितने भी अधिक हैं, अगर वो लिख और पढ़ सकते हैं, जो रोजमर्रा के सरल वाक्य हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के में। थैंक यू वेरी मच।